वेलकम बैक टू टेज बिट्स एंड आई एम आशुतोष सर। ये कॉमेडी ऑफ मैनर का पार्ट 2 है। कॉमेडी ऑफ मैनर का पार्ट 1 जो था वो था आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अगर मुझे टाइम मिल गया होगा तो मैंने आई बटन में डाल दिया होगा, अगर दिख रहा है तो यानी मुझे टाइम मिल गया, नहीं दिख रहा है इसका मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने आपको कमेंट में कमेंट कर रहे हैं आपको मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ वो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देखा आपने तो ये वीडियो बंद कर दिए, समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पल्ला समझते हैं ना, साड़ी में पल्ला होता है, ठीक वो वाला पल्ला दरवाजा भी पल्ला होता है, वो वाला ही पल्ला, ठीक कुछ भी नहीं पड़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जाके, तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर का इम्पैक्ट, ठीक। मुझे तो कोई याद करना पड़ा, आंखें बंद करने होते हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर का इम्पैक्ट क्या पड़ा, किस पे, थिएटर पे। कॉमेडी ऑफ मैनर किस तरह होती है, क्या था कॉमेडी ऑफ मैनर, इसमें क्या दिखाया गया था, और ये जॉनरा इतना जो है इन्फ्लुएंस क्यों किया था ऑडियंस को, यानी स्पेक्टेटर को। ऑडियंस को एक और वर्ड बोलते हैं, उस समय स्पेक्टेटर कहा जाता था, ठीक है, समझ में आएगा, अच्छी बात है। और एक बात इसमें यह है कि इसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट मतलब मेन इंपॉर्टेंट प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट है, क्या क्या लोग उसमें प्रभाव, क्या क्या प्रभाव था लोगों का। और एक और चीज़ कि चार्ल्स सेकंड का जो इसमें रोल है वो क्या है। इतनी सारी चीज़ों को हमें पढ़ना कॉमेडी मैनर में। इससे पहले मैंने बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं, वो आप पहले पढ़ के जाके पॉलिटिकल बैकग्राउंड में। सो लेट्स बिगिन। हाँ, इसमें जो है आपको 10 एटलीस्ट 10 प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट को पढ़ना है। तो मेरे पास टाइम बहुत कम है कि मैं आपको 10 राइटर को एक एक पढ़ा सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आप पढ़ के। हाँ, इससे पहले थोड़ा सा मैं नॉट अ कंप्लेन, इज जस्ट लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आप ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी ना पिक, ये किया है आपने कॉमेडी ऑफ मैनर का जो पॉलिटिकल वाला वीडियो था, उसकी ये हाल हुआ है कि 60 लोगों ने देखा है, उसमें से 35 लोगों ने 35 लोगों ने डाउनलोड मारा है विद इन 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट भी नहीं गया उन्होंने डाउनलोड मार दिया। और सीरियसली आप स्टूडेंट्स का समझ में नहीं आता, मैं कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ, पढ़ा भी अच्छा रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आती है, मेहनत भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही कर लेता हूँ, और उसके बावजूद अगर आप उसको ऑनलाइन ही देख पाते हैं, दिस इज़ वेरी बैड। इससे लॉस होता है, मेरा कोई लॉस नहीं है। अगर आप सोचिए आपको चैनल मिल गया, बहुत अच्छी बात है। जो बाकी बच्चे सर्च करते हैं उनको मेरी वीडियो नहीं दिखती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जिस तरह आप लोग इस चैनल के साथ बिहेव कर रहे हैं, आप डाउनलोड मान लेते हैं, वीडियो आगे दिखती ही नहीं है, वेरी बैड। मैंने डाउनलोड मारने के लिए मना नहीं किया स्टूडेंट्स, बट पहले ऑनलाइन देखिए फिर डाउनलोड मारिए, सिंपल चीज़ है ना। इसमें ज़्यादा दिक्कत क्यों होती है आप लोग को? आप ऑनलाइन देखिए, डाउनलोड मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, बाकी लोगों को तो देखने को मौका मिलेगा ना, उन लोगों को वीडियो जाएगी, रिफ्रेश होगा, यूट्यूब भी कंसिडर करेगा दूसरे बच्चों को। और साथ ही साथ क्या होता है कि आप वीडियोस का जो थंबनेल है उसको ध्यान से पढ़ा भी करिए। मुझे पिछली बार मुझे लिखना पड़ गया कॉमेडी मैन में कि वीडियो देखने के बाद डाउनलोड मारिए, मैं इस वाली वीडियो में भी लिखूंगा पक्का। अगर ऐसे ही करना पड़ रहा है तो ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, उसमें और टाइम जा रहा है। देखिए मैं 2 मिनट में टाइम इसी में लग गया, एनीवेज लीव इट। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या हुआ कि कॉमेडी ऑफ मैनर 4 सेकंड की वजह से बहुत जो है इंडल्ज हो गया रिलेशनशिप में, लव इंट्रिक्स को दिखाने लगा। लव इंट्रिक्स मतलब क्या होता है, गुप्त प्रेम संबंध को दिखाने लगा। वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को दिखाने लगा। एरिस्टोक्रेटिक मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेटिक मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखिए, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी की शादी किससे हो रही है मैटर नहीं करता, कितनी जल्दी टूट जाती है ये मैटर करता है। अभी शादी की 1-2 साल खत्म, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको बॉलीवुड में देखने को मिल जाएगा। कभी इनसे अफेयर हो रहा है, कभी उनसे अफेयर हो रहा है। तो अगर यही चीज़ आपको स्टेज पे दिखाई जाए तो समझ जाइए वो कॉमेडी ऑफ मैनर है। एक मैं हीरो का नाम लेना चाहूँगा, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, वो तो अच्छे हीरो है तो उनकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी हैं। तो ये जो हीरो है, इनकी आप देखिए फोटो, तो इन हीरो में क्या है कि इनकी जब तक किसिंग सीन ना है तब तक जो है वो मूवी कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो ऐसा ही अगर आप इमेजिन करिए कि ऑन द स्टेज आपके सामने अगर अटर फ्रैंकनेस मतलब पूरी तरीके से सेक्सुअल सीन चल रहा हो तो आप किस तरह के ऑडियंस होंगे, ये समझ पा रहे हैं आप? देखिए मैं आपको कोई बुक से पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये होता है कि आप किसी चीज़ को कितनी गहराई समझते हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर 18 साल का लॉकडाउन है, 1642 समझ रहे हैं, 1642 से 1663 बंद था। क्या बंद था? थिएटर बंद था। ऑडियंस जो थी, जो ऑडियंस कह रहे, जो लोग थे वहाँ लंदन के, इंग्लैंड के, वो घर में बंद थे सिविल वॉर की वजह से। तो बहुत ही बेकार माहौल हो चुका था। लेकिन जैसे ही चार्ल्स सेकंड आया तो उसने फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इस पे पड़ा, काफी ज्यादा पड़ा। कॉमेडी कह रहे हैं, कॉमेडी पे पड़ा,
हालांकि वो जो उस समय के जो प्ले राइट थे, उन्होंने उनको फोर्स कह जाऊंगा, क्या फिर बात करूंगा इसकी, एक तरह का साथ मिला, राजा का पेटेंट भी मिला, राजा का पैसा भी मिला, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा उस समय के जॉनरा पे, जिस वक्त जो लिटरेरी वर्क लिखा जा रहा था उसके जॉनरा पे फर्क पड़ा। अब राजा का कहना था कि फीमेल्स को भी आगे लाओ, ठीक है। अभी एक एक करके बात करूंगा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दिखाया गया। लोगों के फोलीज और फोएबल्स, दो वर्ड फिर से आ गए, फोलीज और फोएबल्स, जल्दी बता देता हूँ। फोएबल्स मतलब होता है चारित्रिक दुर्बलता, और फोलीज मतलब होता है मूर्खता, मतलब बेवकूफ़ी, किसी चीज़ को निर्णय न ले पाने का समझ, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। तो उस समय लोग जो करेक्टर था, मतलब जो ऑडियंस दिखाया जा रहा है, जो ऑन द स्टेज दिखाया जा रहा है, द थीम वॉज लव इंट्रिग्स। आपको एक चीज याद रखना है कि जब कोई पूछे व्हाट इज द कॉमेडी ऑफ मैनर, व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर, तो आपको केवल ये बोलना है द थीम ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर वाज लव इंट्रिग्स, ठीक है, INTRIGUES। तो गुप्त प्रेम संबंधों पे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे ये होता था उस समय का थीम। अब इसको ऐसे समझिए कि ऑन द स्टेज कैरेक्टर्स एक दूसरे, देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि आप इमेजिन करिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल आ रहा है मेरे माइंड में, कि जब शेक्सपियर था, तब शेक्सपियर का जो समय है, उस समय जो थिएटर था, उस समय फीमेल्स नहीं थी। आप समझ पा रहे इस बात को? तो जब उसको मच एडो अबाउट नथिंग का जो है, मच एडो अबाउट नथिंग भी इसको मैं बताऊंगा अभी लेट्स ओरिजिन में, मैं भी जल्दी बता दे रहा हूँ। तो मच एडो अबाउट नथिंग जो उसका वर्क है, कॉमेडी पे ही है, उसमें भी उसने एक्स्ट्रा मैटर अफेयर दिखाया है। लेकिन आप ये समझिए कि जब एक मैन करेक्टर यानी आदमी का जो रोल निभा रहा है, जो अगर वो आदमी है, और जो फीमेल का रोल निभा रहा है वो भी आदमी है, लेकिन वो कम एज का है, उसको मेकअप वेकअप करके दिखा दिया गया। अब उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाना है, वो कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट कह रहा है, स्क्रिप्ट की डिमांड है। तो अब देखिए ये जो आदमी है, इसके अंदर कैसे फीलिंग आएगी, इम्पॉसिबल एक तरीके से, फिर भी उसको किसी तरह ला के दिखाना है, ऑल डेट। ये किसका वक्त था? क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर, उन सब का वक्त था, मतलब कि 16th सेंचुरी, ठीक है। इसको हम 1640 तक भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक फीमेल नहीं आई है, क्योंकि 42 के बाद तो बंद ही हो गया थिएटर। तो अब देखिए अब क्या हुआ, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। लेकिन जब इधर हम आते हैं, अब हमारे पास फीमेल करेक्टर है, अब क्या होता है ऑन द स्टेज, जब वही करेक्टर मेल है और एक फीमेल है, रियली फीमेल है, अब उन लोग को जो है लव सीन करना है या सेक्स सीन करना है, कुछ भी सीन करना है, तो ना दिस इज पॉसिबल। अब ये ज्यादा आसान हो जाता है उस करेक्टर के लिए भी, और जो स्क्रिप्ट की डिमांड है उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब अपोजिट जेंडर है और आपको अपोजिट जेंडर का काम भी करवाना है, तो दिस विल बी मोर इजी टू एज कंपेयर टू सेम जेंडर। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये समझ में आई। अब आप वो माहौल समझिए जो उस समय अगर वो सीन परफॉर्म हो रही है, तो थिएटर में किस तरह का माहौल होगा, तो किस तरह की ऑडियंस होगी, किस तरह की सोच होगी। तो आपको इतनी गहराई में समझना होता है कि उस समय के लोगों की डिमांड क्या थी, स्पेक्टर कैसे थे, ड्रामेटिस्ट क्या थे, राजा कैसे थे, इस चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? मुझे लगता है मैंने आपको समझाने का बहुत अच्छा ट्राई किया और आप समझ भी गए होंगे। अब हम करते हैं एक एक करके राइटर के ऊपर बात, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश की तो फिर से आप डाउनलोड मार लेंगे, क्या मतलब, कोई फायदा नहीं है, ले बेटा। तो इसमें 10 लोग की बात करनी है, 10 ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट की भी बात करनी है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उनके वर्क्स के ऊपर भी बात करनी है। तो एक एक करके बात करता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले मैं जाना चाहूँगा थोड़ा सा पहले। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जिस चैनल पर हम लोग देखते हैं, इस चैनल पर हम लोग हर एक पर्टिकुलर जॉनरा की जो है ओरिजिन की बात करते हैं ना, तो इसमें भी हम बात करते हैं, तो हम 2 मिनट में इसकी ओरिजिन समझेंगे, ठीक है। तो अगर इस जॉनरा की हमें स्टार्टिंग समझनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा हम जो है टाइम को लिखते हुए समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे 1660 से पहले, मतलब ये अब ये 4 सेकंड आ चुके हैं ना, इस पर गद्दी पड़ चुका है, तो इससे अगर पहले हम देखना चाहें कॉमेडी ऑफ मैनर कहाँ था या कहाँ पे थोड़ी बहुत झलक दिखती है, तो हम देखेंगे 1598। 1598 में क्या हुआ था? 1598 में मच एडो अबाउट नथिंग, ये प्ले का नाम है, ये कॉमेडी है, ये रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें दिखाया गया था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में। अब समझ में आ गया? तो ये शेक्सपियर का है। थोड़ा सा अगर हम और पहले आते हैं, और थोड़ा सा पहले कहाँ जाएं, इधर से आते हैं, नहीं इधर से आते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा पहले आते हैं, तो अब हम थोड़ा सा एकदम ही पहले आ रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ आ रहे हैं? थोड़ा सा हम आ रहे हैं ग्रीक में आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ग्रीक में थोड़ा सा उस समय आ रहे हैं, तो उस समय होरेस आएंगे। कौन आएंगे? होरेस का एक वर्क है द सटायर। तो सटायर इज ये पोएट, लेकिन दिक्कत क्या है, ये पोएटिक वर्क है, ये पोएटिक फॉर्म में, वर्ड्स फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 35 BCE की बात है, ठीक है, आपको नोट से मिल जाएगा। 35 BCE में होरेस का एक वर्क है द सटायर, उसमें भी जो है इसी तरह के थीम के ऊपर बात की गई थी। उसको उसमें नाम भी है द सटायर, ठीक है। अब होरेस से पहले हम अगर आएंगे, और इन्हीं को कहा जाता है फोरनर।
फॉरन मतलब होता है पूर्वज, मतलब सबसे पहले, ठीक है। और मैंने ये पढ़ाया भी है आपको, न्यू कॉमेडी जब मैंने पढ़ाया था, कॉमेडी जो फर्स्ट वीडियो थी मैंने उसे पढ़ाया भी है। एंड कौन, उनका नाम क्या है, न्यू कॉमेडी किसने लिखी थी, मिनांडर, ठीक है। तो मिनांडर ही है इसके फोर रनर। इसको बात करेंगे 342, इसका 342 है डेट ऑफ बर्थ है मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आई थिंक मैं सही हूँ। तो मिनांडर जो है न्यू कॉमेडी के साथ लाते हैं इस जॉनरा को, कॉमेडी ऑफ मैनर को भी, ठीक है। और मिनांडर की बहुत कॉपी हुई, बहुत कॉपी हुई मिनांडर की, जो है उनके वर्क को कॉपी किया। जब रोमन लोग आए तो प्लेटिस एंड टेरेस ने कॉपी किया। अब प्लेटिस एंड टेरेस ने जो कॉपी किया, मतलब कॉपी जो लिखा वो उसको कॉपी किया रिस्टोरेशन के पीरियड वालों ने, रेनेसां के पीरियड वालों ने, यानी जितने भी शेक्सपियर ऑर्डर सब लोग हैं, ठीक है। ये मैं आपको थर्ड ईयर पढ़ाऊंगा, व्हाट इज रेनेसां, हो गया। तो मैंने थोड़ा सा ओरिजिन के बारे में बात कर ली, आज में आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके हम बात करेंगे किसके बारे में, प्लेटिस के बारे में, प्लेराइट के बारे में, ओके। इससे पहले कि हम किसी प्लेराइट के बारे में बात करें, सबसे पहले हम हीरोइन के बारे में बात करते हैं। एक ही मैं हीरोइन के बारे में बताना चाहूंगा, आप अगर सर्च करना चाहें तो आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैं किसको बड़े कहना चाहूंगा, नोटोरियस, सबसे ज्यादा बदनाम, नोटोरियस मतलब बदनाम। तो कोई सबसे ज्यादा बदनाम अगर हीरोइन थी उस वक्त तो नेल ग्वेन थी। नेल ग्वेन की मुझे फोटो मिल गई, तो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैसे फोटो है, अच्छी है ना, हाँ। तो नेल ग्वेन की ये फोटो है। एंड इसको बदनाम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मतलब आप समझिए ना इस चीज़ को कि इस ये जो प्ले है, इसका जो थीम है वो आराम से जो है सेक्स पे आ जाता है और फ्रैंकनेस पे आ जाता है, किसिंग सीन पे आ जाता है। तो जिस तरह के मैन के साथ जिस तरह सीन होगी, जिस तरह के लोग ज़्यादा रोल करेंगे उतना लोग जो है उस तरह से उसको देखेंगे। और हाँ, एक और बात थी कि मिस्ट्रेस भी थी किसकी, 4 सेकंड की। जैसे 4 सेकंड की बहुत सारी वाइफ नहीं कहूँगा, वाइफ मतलब नहीं, वाइफ थी, उनका कोई निकाह से लेजिटिमेट सन नहीं था, ठीक है। उनके सब जो है ऐसी खूब सारी उन्होंने लड़कियों रखा हुआ था, उसमें से एक ये भी थी, मेरे ख्याल से 11 से 12 थी, फ्रो डेविड। तो इसीलिए ये बता नोटोरियस, इनको मैंने इनके बारे में देखा, आपको मैंने इनके बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉर्ज एथरिस के बारे में। अब अगर जॉर्ज एथरिस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो या फिर उनके बारे में जानना चाहेंगे तो आपको एक इंसान के बारे में पता होना चाहिए कि मोलियर है। मोलियर के बारे में बताइए, जॉर्ज एथरिस का जो वर्क है ना, उस पर मोलियर का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। हुई मोलियर है, मोलियर एक आदमी था, तो अच्छा हाँ ठीक, तो मोलियर जो है कहाँ का था, फ्रांस का, फ्रांस का, ठीक है। मोलियरे का क्या है, मोलियरे ने भी जो है हिपोक्रेसी के खिलाफ जो है बहुत आवाज उठाई थी, हिपोक्रेसी के खिलाफ, उस समय जो फ्रांस के लोग थे, ठीक है। अब क्या होता है, मोलियरे का एक वर्क है मेरे ख्याल द स्कूल फॉर वाइफ्स, द स्कूल फॉर 1662 में वो पब्लिश हुआ था। एंड दूसरा वर्क है द मिसंथ्रोप, द मिसंथ्रोप बहुत फेमस है। देखिए मैं आपको इसका इंग्लिश नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इसका फ्रेंच लैंग्वेज अलग है जो उसमें प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। तो द मिसंथ्रोप इंग्लिश नाम है, द मिसंथ्रोप जो 1666 में पब्लिश हुआ था। अब देखिए ये जो वर्क है, ये जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं जॉर्ज एथरिस को, और जॉर्ज एथरिस सबसे पहले जो है इस वर्क को स्टार्ट करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जॉर्ज एथरिस का जो एक वर्क है मेरे ख्याल से 1662 में आया था, द लव इन अ टब, वाह क्या नाम है, लव इन अ टब है। और एक और आया है द मैन ऑफ मोड, और तीसरा भी एक और है कि सी वुड इफ सी कुड, ये अच्छा है, सी वुड इफ सी कुड, वो करेगी अगर कर सकती है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके इसका नाम है हिंदी में। तो ये देखिए जॉर्ज एथरिस के 3 वर्क हैं, और भी अगर मैंने होंगे तो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं। आप देखिए वर्क की जब पब्लिकेशन डेट जरूर याद रखिएगा, और सच ये भी याद रखिए किस वर्क को किसने लिखा है। हाँ, मोलियरे को याद रखिएगा, मोलियरे मैंने आपको 2 नाम बताया। जब अगर जॉर्ज एथरिस के बाद पढ़ेंगे जॉर्ज एथरिस को, तो आपको मोलियरे को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है जॉर्ज एथरिस पे, क्योंकि इन्होंने उस पर बहुत कॉपी किया है मोलियरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलियम विचरले, स्पेलिंग याद रखिएगा, YECHERRLY, विलियम विचरले, ठीक है। तो विलियम विचरले को आप कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको सही कर दिया। तो विलियम विचरले जो है उस समय सेकंड नंबर पे आते हैं, जब जॉर्ज एथरिस के फ्रेंड ही हैं ये। हाँ, ये भी एक बात इसमें ध्यान रखने वाली कि विलियम विचरले स्टार्टिंग में उन्होंने सुना नहीं था कि वो ड्रामेटिस्ट बनेंगे या फिर ऐसे कुछ करेंगे। स्टार्टिंग तो उनकी एज अ लॉयर हुई थी, बट बाद में उनका मूड चेंज हो जाता है, वो कहते नहीं हमको एक्टर बनना है, नॉट डेट, हम जो है ड्रामेटिस्ट बनेंगे बाद में। और विलियम विचरले और 1-2 लोग और भी होते हैं, तो ये लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप जॉर्ज एथरिस के फ्रेंड भी होते हैं। हाँ, इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेंगी, बट लिव इट। होता क्या है, इनका एक आता है प्ले, 2 प्ले आते हैं इकट्ठा आते हैं, जिनकी बहुत जो फेमस हो जाते हैं। तो पहले आता है 1665 में आता है, मेरे ख्याल से आता है द कंट्री वाइफ, और ये बहुत ही तगड़ा प्ले है, द कंट्री वाइफ थी, बहुत ही फेमस भी है। और जस्ट इसके बाद आता है द प्लेन डीलर 1666 में। तो ये विलियम विचरले का 2 प्ले आपको एकदम इकट्ठे सही से याद रखना है, और पब्लिकेशन डेट के साथ, ओके। नेक्स्ट आप जिनके बारे में जानने जा रहे हैं, ये सबसे फर्स्ट फीमेल ड्रामेटिस्ट है। फीमेल तो एक तो आ ही नहीं रही थी, अब फीमेल ड्रामेटिस्ट आती हैं, वो एफ्रा बेन को आपको बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये फीमेल है इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। फर्स्ट फीमेल ड्रामेटिस्ट है। इनके बारे में ऐसी भी कंट्रोवर्सी होती है कि इनको जो एज ए स्पाई भेजा गया था। इनके 18 प्ले है जो सभी सक्सेसफुल है, सभी के सभी सक्सेसफुल है, ठीक है। और इनका एक मेन अगर आप प्ले पढ़े तो द रोवर है, उसका एक सीक्वल भी आता है, द सेकंड पार्ट ऑफ द रोवर, ठीक है। ये 2 प्ले इनके जो मेन है, द रोवर बहुत मेन है, आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आज इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज फॉरक्वार। देखिए इनको आपको क्यों समझना चाहिए, जॉर्ज फॉरक्वार
शॉर्ट जो है आयरिश मैन है, वो वहाँ के नेटिव सिटीजन नहीं है, ठीक है, बाकी लोग इतना नहीं है। लेकिन जॉर्ज फॉकनर जब 1697 में आते हैं वहाँ पे, तो वो ऐसा जो है फॉरेनर होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे 2 साल में आके जो समझ जाते हैं अच्छा यहाँ का ये माहौल है, तो तुरंत ही वो जो है इनके जो मतलब प्ले था इसमें जो सेंसिबिलिटी थी, थोड़ा सा बैलेंस था, विटी था, मतलब सटायर जो था अच्छा खासा था, और एकदम ही जो है जो सेक्सुअलिटी नहीं थी जो बाकी के प्लेज में, जॉर्ज एथरिस के प्लेज में स्टार्टिंग जो चली जा रही थी, उसके लोग के प्ले में जो सेक्सुअलिटी थी उनके प्ले में इतनी नहीं थी, बहुत कम थी। और आप इसको समझ सकते हैं, इनका जो प्ले का नाम है द कॉन्स्टेंट कपल। कॉन्स्टेंट कपल मतलब हमेशा एक साथ रहने वाले, एक जैसे रुके रहने वाले। तो इनके प्ले से आप उनका ना एक और है द रिक्रूटिंग ऑफिसर। तो आप इनके प्ले से इनके जो प्ले के मतलब एक थीम को समझ सकते हैं। तो जॉर्ज फॉकनर को आपको याद है आयरिश मैन है, बाहर से आए थे, ठीक है, 1697 में आए थे वो, ठीक। नेक्स्ट अब इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही जो है खास इंसान है। क्यों? मेरे ख्याल से ये जो है सोल्जर भी थे, मेरे ख्याल से ये थे भी। तो सोल्जर इन्होंने पहले जॉब की, फिर उन्होंने एक्टर बने, फिर प्लेयर्ड बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये आर्किटेक्ट भी होते हैं। आर्किटेक्ट से याद आया, इनके जो है ऑक्सफोर्ड शहर में बकिंघम पैलेस जो बना हुआ है इन्होंने ही डिजाइन किया हुआ, और यॉर्क शहर में कैसल हॉवर्ड भी इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। लंदन के वेस्ट एंड पे 2 थिएटर है, वो भी इन्होंने ही डिजाइन किए हुए हैं। देखिए कितने सा काम किया उन्होंने। आगे बात करते हैं। तो ये प्लेराइट के, जब प्लेराइट का उन्होंने जो है काम संभाला, तो प्लेराइट उन्होंने जो है एक वर्क लिखा 1696 में, द रिलैप्स। इसका एक दूसरा नाम भी है शायद, वर्च्यू इन डेंजर है, ठीक। दो नाम इसी प्ले के, और ये इतना तो फेमस नहीं होता, लेकिन फेमस होता है, लेकिन नॉट एज मच एज द सेकंड वर्क। उनका जो सेकंड है द प्रोवोक्ड वाइफ 1697, बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब भीड़ लग जाती है इस प्ले को लेकर, फुल हो जाता है पूरा थिएटर भी। तो प्रोवोक्ड वाइफ ये आप जो याद रखेंगे 1697, ठीक है, जिस समय शायद जॉर्ज फॉकनर जो है आए थे लंदन में, आयरिश मैन थे ना। चलो नेक्स्ट, अब हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विलियम कॉन्ग्रीव। ये कॉमेडी ऑफ मैनर जॉनरा के अंदर सबसे ज्यादा जो है महान स्थिति, मतलब उससे ऊंचे पदाने बैठे होते हैं। हाँ, क्यों बैठे थे बता दे रहा हूँ। इनके खुद की मतलब एक्ट्रेस, इनके खुद के बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। इनके जो खुद की जो लीडिंग एक्ट्रेस होती है, जिनके खुद के प्लेस में काम कर रही होती है, उनके साथ इनके कई लोग के साथ इनके अफेयर, चाहे वो एने के साथ हो चाहे और लोग के साथ भी हो, ठीक है, उनके अफेयर्स होते हैं। इसीलिए जो वो एक्सपीरियंस उन लोगों से कमाते हैं, जो भी एक्सपीरियंस आते हैं, वो उसको प्लेस में यूज करते हैं। तो इसलिए जो है फेमस भी बहुत होते हैं, इनका प्लेस बहुत अच्छा ही माना जाता है। इनका एक प्ले है जो आपको जो है मिलेगा, किससे कंपेयर करेंगे तो आपको 1676 जॉन करे विलियम वाइकरले, 1676 का कौन सा प्ले है, द प्लेन डीलर। तो इनका भी एक डीलर से प्ले है, वो है द डबल डीलर। ये 1695 का प्ले है। अब दोनों का प्ले जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया सकता है कि द डबल डीलर किसने लिखा, द प्लेन डीलर किसने लिखा। तो प्लेन डीलर विलियम वाइकरले ने लिखा है, वाइकरले ने विचरले, विलियम विचरले ने लिखा है। तो विलियम विचरले का वो प्ले है द प्लेन डीलर। लेकिन यहाँ पे द डबल डीलर किसका प्ले है, विलियम कॉन्ग्रीव का। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप डेट ऑफ बर्थ करें, डेट ऑफ पब्लिश डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। इनका एक प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड। अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं थर्ड ईयर में आपको थर्ड ईयर पढ़ाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये प्ले पढ़ूं, क्योंकि ये प्ले बहुत अच्छा है। मैंने इसकी स्टोरी लाइन, थोड़ी सी स्टोरी लाइन पढ़ी थी, और ये प्ले सच में बहुत अच्छा, द वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत अच्छा प्ले है। इसमें एक मैं आपको डायलॉग बताता हूँ, जो लीडिंग एक्ट्रेस होती है वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, बट मुझे आज़ादी चाहिए। मुझे ऐसी, मैं जिसके साथ चाहूँ मैं उसके साथ मिलूँ, जिससे मुझे जो करना है मैं करूँ। अगर मुझे तुम ये आज़ादी देते हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह ये प्ले लिखा हुआ, बहुत ही अच्छा प्ले है। मैं इसको जरूर, मुझे वक्त मिलेगा तो मैं जरूर पढ़ूंगा, फिर मैं इसका जो है रिव्यू भी करूंगा। तो आगे चलते हैं। तो वो कौन सा 1700 में पब्लिश हुआ था, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही सेलिब्रेटेड, इनको बहुत जो मेन मनाता है। तो आप याद रखेंगे विलियम कॉन्ग्रीव को, बहुत ही मेन है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में जानने जा रहे हैं, ये थॉमस सैडवेल। हालांकि इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बट इनका वर्क कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, ठीक, नेट के पेपर में पूछा गया है। इनका एक वर्क है जो पूछा गया था, मेरे ख्याल से वो था द एप्सम वेल्स, WELS, और एक और है द सुलन लवर्स। तो ये 2 इनके प्ले हैं जो थोड़ा बहुत फेमस हुए थे, चले भी थे। तो आपको ये 2 प्ले इनके नाम से याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़े आखिरी के 2-3-4 लोग हैं, बस खत्म होने। हाँ, अब इनके बारे में बात करने वाले हैं, वो प्ले आपके सिलेबस में है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, ये आपका जो नाम है ओलिवर गोल्डस्मिथ, इन्होंने कौन सा लिखा है, सीरीज टू कॉन्कर, वो आपके सिलेबस में है। ये भी कॉमेडी ऑफ मैनर है, इसलिए किसी बुक को पढ़ने से पहले फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पढ़ना जरूरी होता है, ताकि पता चले वो किस चीज़ की है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर है, वो भी है सीरीज टू कॉन्कर, रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के बाद आते हैं आरबी स्वीडन। आरबी स्वीडन का पूरा नाम क्या है, रिचर्ड ब्रिंसले स्वीडन पूछा जाता है। रिचर्ड ब्रिंसले स्वीडन, इनका तो 2 वर्क है बहुत ही मेन, द राइवल्स, और देखिए द राइवल्स और द रोवर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इनका नाम है मतलब वर्क का नाम है द राइवल्स, और दूसरा वर्क है द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, मतलब स्कैंडल का पूरा स्कूल ही है, तो जहाँ पे हादसा हुआ करते हैं। द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, ये किसका है, आरबी स्वीडन का वर्क है। एट लास्ट जो सबसे लेट 19th सेंचुरी में दोबारा रिवाइव करते हैं इस फॉर्म को, उनका नाम होता है ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड सबसे लास्ट में पढ़ना होता है, ठीक है।
तो इनका जो वर्क है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये बहुत ही फेमस हुआ था ये वर्क, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, पूछा भी जाता है। कई पेपर मैंने पेपर जो सॉल्व भी किए बहुत सारे, मैंने सेकेंडरी में किए थे, तो ये पूछा भी गया था, आप भी कर लीजिएगा। ऑस्कर वाइल्ड का जो वर्क है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, खत्म, सारे के सारे राइटर खत्म। ठीक, सब पढ़ा दिया मैंने। अब नोट्स में आप नोट कर लीजिएगा। अगर मुझे कुछ बताना है तो वो ये कोशिश करिए, आप इमेजिन करिए मैं ऑलमोस्ट 40 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पे, और अभी तक मेरे पास ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स हैं। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि सब्सक्राइब करिए एंड ऑल दैट। आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पे कहाँ से कौन सी नॉलेज आ रही है, और कौन कैसे मेहनत कर रहा है, सीरियसली। ठीक है, तो आप इस चीज़ के लिए लॉयल भी तो रहिए। तो वीडियोस पहले ऑनलाइन देखिए, देन डाउनलोड करिए। ठीक, अब मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के साथ ऐसा ना हो। अगर आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा तो पहले ऑनलाइन देख लीजिए। ठीक, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।